अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आज मौजूद हूँ गुलशन मेमार सेक्टर एक्स। यहाँ पर एक नामी गिरामी रियल एस्टेट जिसका नाम माज इंटरप्राइजेस है। यहीं पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब सैयद माज साहब, जो कि CEO हैं माज इंटरप्राइजेस। और इसी के साथ साथ आप माशाल्लाह गुलशन मेमार की एक नामी गिरामी स्टेट के हवाले से जो एसोसिएशन है जिसको हम गंपा के नाम से जानते हैं, उसके आप एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके कामों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम माज भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है? सर काम वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। कुछ मार्केट स्लो है बट ये है कि ऑल द वे बेहतर है। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं? सर मैं 2015 में आया था। मेरे वालिद साहब खुद इस फील्ड से वाबस्तगी रखते हैं, साथ कंस्ट्रक्शन की फील्ड से। तो मैं 2015 में आया था, राइट नाउ इन 2023। तो यहाँ की मार्केट की अगर बात की जाए तो दीगर इलाकों की निस्बत कैसी है? बहुत अच्छी मार्केट है, डेवलपमेंट है सर। रोड आपके पास प्रॉपर है, कमर्शियल आपके पास प्रॉपर है, सोसाइटी अथेंटिक है, डॉक्यूमेंटेशन अथेंटिक है। फिर आपके पास हर कैटेगरी है सर यहाँ पे। यहाँ पर एक नॉर्मल बेंगलो फ्लैट और प्लॉट की कीमत क्या है? सर यहाँ पर एक नॉर्मल फ्लैट की जो प्राइस है वो 45 लाख से लेके 1,80 लाख रुपए तक की प्राइस है, जिसमें आपको नॉर्मल फ्लैट से लेके एक लग्जरी 5 स्टार फ्लैट तक अवेलेबल है। अगर प्लॉट की बात की जाए तो प्लॉट यहाँ पर 120 गज, 80 गज से लेके 700 गज तक की कैटेगरीज है। 120 गज का स्टार्टिंग प्राइस यहाँ पर सर 90 से 95 लाख रुपए से लेके, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड डिपेंडिंग ऑन पार्क फेस वगैरह ये सब चीज़ें अगर देखी जाए तो यहाँ पे 1,30 लाख रुपए तक का प्लॉट है 120 गज का। इसी तरह 200 गज का जो है वो 1.5 करोड़ से स्टार्ट है। फिर भी डिपेंडिंग ऑन लोकेशन है वो 2.5 करोड़ तक जाता है। 400 गज, 600 गज में कोई इतना डिफरेंस नहीं है कि 50-60 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है 400-600 की वो 4 करोड़ से लेके 6.5-7 करोड़ रुपए तक की है। आप यहाँ के अलावा और किन किन इलाकों में डील करते हैं? सर मैं गुलशन मेमार के अलावा गुलशन मेमार की सराउंडिंग में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, गार्डन सिटी हो गया, एहसनाबाद हो गया, PTV, मशरिकी, शाहनवाज कोऑपरेटिव सोसाइटी, जितनी भी अथेंटिक सोसाइटीज़ है जहाँ पे ऑन ग्राउंड पोजीशन मौजूद है और जहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, हम वहाँ का सबका काम करते हैं। आप ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आप लोगों के काम में कितनी तेज़ी देखने में आई? काफ़ी तेज़ी आई है और ये एक अच्छा एक नया अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें आप ये है कि आप सब कनेक्टेड हो जाते हैं। पहले के दौर में होता था कि सबसे बैठ के होता था काम, अब ये है कि ऑनलाइन ही सारा काम हो जाता है। जो रिक्वायरमेंट होती है वो ऑनलाइन ही मिल जाती है। और जो ज़्यादातर हमारे ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं या ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, उनको वीडियो के थ्रू ही सब चीज़ें दिखा के उनसे जो है फाइनलाइज कर लेते हैं। रियल एस्टेट की फील्ड के अंदर एक ब्रोकर का किरदार कितना अहम होता है? मायने रखता है, क्योंकि एक ब्रोकर ही होता है जो आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट करवाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट करवाता है, जो सेफ इन्वेस्टमेंट होती है और ऐसी जगह पे करवाता है जहाँ की डॉक्यूमेंटेशन सही होती है, जहाँ पे प्रॉपर डेवलपमेंट होती है। अगर ब्रोकर नहीं होगा तो आप तो कहीं पे भी 1 करोड़ रुपये भी लेके चले जाएं तो कोई ना कोई चूना लगाने में आज के दौर में बहुत मशहूर है लोग। अच्छे ब्रोकर का इंतखाब करेंगे तो आपको चीज़ भी अच्छी मिलेगी, जिसकी बाइंग और रीसेलिंग भी बहुत अच्छी होगी। एक मकान, फ्लैट या प्लॉट वगैरह लेते वक्त एक आम आदमी को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? फ्लैट या एक प्लॉट लेते हुए सबसे मेन चीज़ जो ख्याल रखना चाहिए है कि वो प्लॉट आया पोजीशन है उसकी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कितनी अथेंटिक है, या फ्लैट के जो बिल्डर है उसका बैकग्राउंड क्या है, फ्लैट लीज है, ट्रांसफ़र है, फ्लैट के अंदर जो कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो कैसा यूज़ किया गया है, तो 2 साल बाद फ्लैट की हालत खस्ता तो नहीं हो रही है। अगर कोई प्लॉट है जो आप लेना चाहते हैं या कोई मकान आप लेना चाहते हैं वो किस सोसाइटी के अंदर है, सोसाइटी का बैकग्राउंड क्या है, सोसाइटी के अंदर रीसेल वैल्यू क्या है। आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट को सरकारी इदारों में लीज, सब लीज और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के हवाले से क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं? फाइल जो है वो थोड़ा स्लो रन होती है, उसमें टाइम लगता है। सब लीज से अगर आपने सेल लीड बनवानी है या उससे आपने सेल लीड से कोई दूसरे नाम पे सेल लीड बनवानी है तो उसमें ये सबसे मेन इशू ये आता है कि टाइम लगता है। और फिर गवर्नमेंट्स के अदारे हैं, उनके अपने रूल्स हैं। बाकी ट्रांसफर में ये है कि वो जल्दी हो जाता है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि एक ही मकान या फ्लैट के 2 खरीदार हों और दोनों ही पसंद हों कि यार यही वाला मकान या फ्लैट हमें चाहिए, तो ऐसे में आप क्या करते हैं? हम जो है उसकी मीटिंग करवा देते हैं ऑनर से, जो अच्छी ऑफर देता है उसमें, या जिसमें इसमें ज़्यादातर पेमेंट टाइम का इशू होता है। आजकल ज़्यादातर जो पार्टीज हैं वो पेमेंट टाइम ज़्यादा मांगती हैं, जो कम मांगती हैं उनको डील फेवर में आ जाती है। अगर कोई पार्टी सौदा कैंसिल कर देती है या फिर बैक हो जाती है तो ऐसे में आप उसके टोकन अमाउंट का क्या करते हैं? सबसे पहली तो प्योरिटी ये होती है माज इंटरप्राइजेस की कि डील बैक ना हो, किसी भी तरह क्लाइंट को उसकी डील एंड तक करके दी जाए, जिसके अंदर उनको पोजीशन वगैरह उनकी दी जाए। आया अगर वो कोई और इशू आ जाता है पेमेंट का या कुछ, तो हमारा सबसे पहला कॉन्सर्न ये होता है कि हम पार्टी की जो पार्ट पेमेंट है या टोकन मनी है वो उसको वापस दी जाए। हमारा लॉ तो ये कहता है, हमारा एग्रीमेंट तो ये कहता है कि वो पेमेंट फॉरफिट हो जाती है, पर हम जिस नाम के साथ और जिस सोसाइटी के अंदर काम कर रहे हैं, हमारा खुद का ज़मीर ये गवारा नहीं करता कि हम किसी की जमा पूंजी को जो है जब्त कर लें। हम कोशिश यही करते हैं कि जो पेमेंट उनकी टोकन मनी है या पार्ट पेमेंट है ये उनको वापस दे दी जाए। एक आम शख्स अगर कभी अपनी ज़मीन बेचने खड़ा होता है तो उसे लगता है कि उसकी ज़मीन मिट्टी है और आपकी ज़मीन सोना है, ऐसा क्यों है?
एक आम शख्स में और हमें ये फर्क है कि अगर आप अपना प्लॉट लेकर आएंगे मार्केट के अंदर तो आपको डिफरेंट तरीके के रेट दिए जाएंगे, आपको डिफरेंट स्टेट पे डिफरेंट रेट दिया जाएगा। हमारे से ये होता है सर कि हम मार्केट के रेट को कभी गिरने नहीं देते। हमारी कोशिश ये होती है कि जितने की चीज़ है उतने में ही जाए। मार्केट का रेट कम होगा तो आपका एक प्लॉट है, इन्वेस्टमेंट हमारी 10 प्लॉटों की है, तो उस एक प्लॉट की वजह से हमारे को भी मार्केट में रेट डाउन होने लग जाते हैं हमारे प्लॉट से। तो हमारी ये कोशिश होती है कि जितना जो रेट चल रहा है, मार्केट वैल्यू चल रही है, उसी रेट के हिसाब से क्लाइंट को डील दी जाए, जिसमें हमारा 1% कमीशन होता है। और हम कोशिश ये करते हैं कि मार्केट को गिराया ना जाए, मार्केट उठे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से गुलशन मेमार का इलाका कैसा है? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गुलशन मेमार बहुत अच्छी सोसाइटी है, जिसके अंदर 80% तो डेवलपमेंट हो चुकी है। सही है। डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे आपको लीज भी है और यहाँ पे ट्रांसफर भी है। 18 की सोसाइटी है, जिसको लॉन्च जब किया था तो ज़ियाउल हक भी आया था। राइट नाउ अगर आप सोसाइटी को विजिट करें तो सोसाइटी के अंदर नवाज शरीफ पार्क, अगर आपने देखा हो, ये नवाज शरीफ साहब आए थे यहाँ पे और इन्होंने बनाया। यहाँ पे 80% डेवलपमेंट हो चुकी है, जिसके अंदर कमर्शियल और रेजिडेंशियल के अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट चल रही है और लोग आ रहे हैं, लोग रह रहे हैं। यहाँ पे गैस, पानी, बिजली, ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। जब एक सोसाइटी के अंदर आपको सब चीज़ें मिल जाएं और सोसाइटी का बैकग्राउंड बहुत ही तकड़ा हो तो जाहिर बात है फिर हर बंदा वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करेगा। मौजूदा हुकूमत की बनाई हुई रियल एस्टेट से मुतालिक पॉलिसीज से आप किस हद तक मुतमईन है? तो सबसे मेन इशू है वो है टैक्सेस का। टैक्सेस को हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। अगर मैं एक प्लॉट ले रहा हूँ 1 करोड़ रुपए का और अगर मुझे उस पर 5 लाख रुपए टैक्स देना है तो दिस इज टू मच फॉर मी। तो इसी तरह हर इंसान चाहता है कि मैं अपना घर लूँ, अपनी छत बनाऊँ, तो उसके अंदर गवर्नमेंट को सबसे मेन चीज़ देखना चाहिए। जो गवर्नमेंट आज के दौर में जो टैक्सेस ले रहे हैं, गुलशन मेमार की सराउंडिंग सोसाइटीज है, गुलशन मेमार के अंदर जो सेक्टर्स को जो है आपने डिफरेंट कैटेगरीज में डाला हुआ है, A, B, C, D में, तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह पहले आपने पूरे मेमार को एक ही कैटेगरी में रखा हुआ तो कैटेगरी A के अंदर सबको रखा जाए और टैक्सेस को कम किया जाए ताकि हर बंदा अपनी चीज़ प्रॉपर बाय कर सके और सेल कर सके। क्या मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की भी कीमतें बढ़नी चाहिए या फिर वही रहनी चाहिए? सर मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने से पुराने घरों की कीमतों में फर्क इसलिए आया क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन बहुत कम हो रही है। पहले अगर ज़्यादा होती थी तो वो मटेरियल कॉस्ट कम था, अब मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो जितने का घर तैयार होता है उतने में बायर खरीदने को तैयार नहीं होता। तो ये है कि पुराने जो घर हैं, ओल्ड घर कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है, तो ज़्यादातर लोग पुराने घरों की तरफ जा रहे हैं कि उनको रेनोवेट किया जाए। तो उनके रेटों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया। नई नई होती है, पुरानी पुरानी होती है, सब जानते हैं। बिल्डर प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा फायदा होता है या फिर जो आप लोग आम प्रॉपर्टीज वगैरह को बेचते हैं उसमें? सर बिल्डर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी फायदा है, आम प्रॉपर्टीज के अंदर भी फायदा है। बिल्डर्स के अंदर ये है कि बिल्डर्स 90% कमिटमेंट में नहीं होते। अपने प्रोजेक्ट होता है जो कि 2 साल में कंप्लीट होने वाला होता है, वो 10 साल में होता है, तो उसमें क्लाइंट हमारे ऊपर ट्रस्ट करके बिल्डर के पास जाता है, तो बाद में क्लाइंट हमसे जो है ना डिसहार्ट होता है कि आपने कहा था कि जी ये इतने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आया अगर सोसाइटी की बात की जाए तो सोसाइटी के अंदर तो ऑन ग्राउंड पोजीशन मौजूद है। आज ही आप बाय करें, कल नक्शा पास कराएं और अपना घर खड़ा कर दे। गुलशन मेमार डॉक्यूमेंट्स के हवाले से कैसा है? सर गुलशन मेमार डॉक्यूमेंट्स के हवाले से पूरी स्कीम 45 में इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर इसके जो सोसाइटी के ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सोसाइटी के ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स है सर, उस पर भी बैंक आपको लोन देता है और सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स इतने ऑथेंटिक है कि सोसाइटी अपने डॉक्यूमेंट्स खुद लेके बैंक में मॉर्गेज करवा देती है। ये बहुत डीप बात है, ये कोई स्टेट आपको बोलेगी नहीं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ की जो डॉक्यूमेंटेशन की जो वर्थ है ना सर, वो सब कुछ है। इसके अंदर लीज भी अवेलेबल है। गुलशन मेमार 90% ट्रांसफर है, तो इसी वजह से ट्रांसफर है क्योंकि इसके ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स बहुत ऑथेंटिक है। अगर आप कोई ट्रांसफर डील लेते हैं या कोई आप ट्रांसफर करवाने जाते हैं तो प्रॉपर मेमार आपको पूरी फाइल रीड करवाता है, आपको उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग गाइड करता है। ये इसके अंदर ये साइड प्लान है, ये पोजीशन ऑर्डर है, ये इसका अलॉटमेंट ऑफ ऑर्डर है, और वही सेम फाइल आपकी ट्रांसफर में वहाँ पे हेड ऑफिस में भी होती है और उसी तरह फिर इसको ट्रांसफर किया जाता है जिस तरह एक प्रॉपर वे होता है ट्रांसफर करने का। अच्छा, कुछ अर्से पहले सुनने में आया था कि गुलशन मेमार में पानी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ टाइम पहले तक मेमार में वाटर की थोड़ा सा शॉर्टेज थी क्योंकि ज़्यादातर कंस्ट्रक्शंस बन रही थी और वो कुछ ड्यूज वगैरह थे वाटर बोर्ड के ऊपर। बट राइट नाउ मेमार के अंदर पानी का ऐसा कोई इशू नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हफ्ते में 3 दिन पानी आता है यहाँ पे। आप माशाल्लाह गुलशन मेमार इंडस्ट्रियल एरिया में भी डील करते हैं, तो उस हवाले से ज़रा आप नाज़रीन को कुछ बताइए। जी, मेमार इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इस टाइम फेज़ 1 जो है वो 90% डेवलप्ड है। फेज़ 2 के अंदर जो है बहुत सारी डेवलपमेंट है। जैसे बहुत मशहूर यहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे शंग्रीला हो गई, जैसे गुल अहमद हो गई, जैसे खादी हो गई, ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ पर हैं। तो यहाँ के हवाले से भी अगर कोई भी किसी को डिटेल्स वगैरह चाहिए हो तो ज़रूर हम उनको प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर फेज़ 1 के अंदर गैस मौजूद है, फेज़ 2 के अंदर अभी तक नहीं आई। कुछ डिस्प्यूट है यहाँ पर, बट ऑल ओवर देखा जाए तो 80% तक वो ऑथेंटिक है और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया है? ये सोसाइटीज़ के पास जो है जगह कम है और बुकिंग ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो आज के दौर के अंदर 45 लाख रुपए के अंदर भी मेरे पास कोई अथेंटिक जगह पे ऑन पोजीशन जहाँ पे डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे जगह नहीं है। वो इस वजह से नहीं है, प्लॉट इस वजह से नहीं है क्योंकि ये लोगों ने बना दिया गया है। डॉलर की वैल्यू है उसको भी देख मद्देनजर रख के और तो पैसे की डिवैल्यूएशन हो रही है। जो पहले एक आम बंदा 30-35 लाख रुपए में प्लॉट लेके घर बना सकता था, आज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसको कहाँ पड़ेगी
जाएगी। आप देखें कंस्ट्रक्शन कहाँ है, इस टाइम बहरिया टाउन 2 ओपन हुआ है, उसके अंदर आप देखें वो दादा भाई फैक्ट्री के पास जाकर है, वहाँ पे इस टाइम सर 45 लाख रुपए का प्लॉट है। तो इस टाइम जो है ना, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी को जान पूछ के महंगा कर दिया गया है। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक मुख्तसर रेटों में एक प्रॉपर्टी का रेट होना चाहिए जैसे दुनिया भर में है। यहाँ पर तो सर लोग जो है ना सट्टे चला के रेट ऊपर कर देते हैं, फिर वही डीलर हैं वही सट्टे चला के रेट ऊपर करके फिर नीचे करके फिर बाइंग करके फिर खुद उठा के फिर उसके बाद बेचना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज से आम मार्केट को एंड यूजर को बहुत जो है मुश्किल पैदा होती है। आने वाले वक्तों में प्रॉपर्टी के काम का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है? मुल्क के हालात के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुल्क के हालात अच्छे हैं तो इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी का काम भी बहुत बेहतर होगा। अगर मुल्क के हालात ऐसे ही चलते रहेंगे तो वही है, जिसको लेना है वो लेगा। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? सर एक प्रॉपर्टी डीलर के लिए फैमिली के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे काम में सर कोई दिन ऑफ नहीं है, कोई दिन छुट्टी नहीं है। जिस टाइम क्लाइंट आ रहा है उस टाइम उसको विजिट करवाना है। बट हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपनी फैमिली को एक प्रॉपर टाइम दे सकें। लेकिन हमेशा ऐसा ही होता है कि घर वाले जो है ना हमेशा शिकवा ही करते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर को शादी नहीं करनी चाहिए। और मेरी तो स्पेशली वाइफ ये कहती है कि यार मैं तो अपनी सारी फ्रेंड्स को ये सजेस्ट करूंगी कि प्रॉपर्टी डीलर से शादी नहीं करना, आपसे ज्यादा मोबाइल में लगा हुआ होता है। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दें। सर मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, आजकल के जो भी यूथ है, जो भी यंग लड़के हैं जो कि प्रॉपर्टी की फील्ड में आ रहे हैं और डिफरेंट मार्केटिंग कंपनीज में और डिफरेंट लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि अपना क्लाइंट ऐसा रखें जिनके साथ आप अपने क्लाइंट के साथ हमेशा रिलेशन बिल्ड करके रखें। प्लॉट बाद में, पहले अपना रिलेशन अच्छा रखें और जो चीज़ दिलवाएं वो खुद माइंड में रखेंगे कल मैंने सेल करके देनी है। और ऐसी जगह पे ऐसी सोसाइटीज़ में काम करें जहाँ की डॉक्यूमेंटेशन अथेंटिक हो, जहाँ पे कोई सट्टे वाला निज़ाम ना हो, जहाँ पे पोजीशन हाथ में हो, जहाँ पे बिजली पानी गैस हो, जहाँ के बिल्डर जो है डबलिंग वाले काम ना कर रहे हो। ऐसी सोसाइटीज़ में लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाएं ताकि कल लोग आपके साथ अच्छा रिलेशन हो, कल लोग आप पे ट्रस्ट करें और दूसरे लोगों को आपकी तरफ तवज्जो करने वो बोलेंगे कि सर इस बंदे ने मुझे अच्छी चीज़ दिलवाई थी, इससे जाके चीज़ लो। मैं जनाब माज साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। माज इंटरप्राइजेस के नाम से आपको एक फेसबुक पेज भी मिल जाएगा जहाँ पे जाके आप इनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।